मैं पंकज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ अलग नया लेके आए हैं। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो बुक्स है, सारी सिलेबस को हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, ये एक प्रथम प्रश्न पत्र चलता है बच्चे और बचपन, और इसकी फर्स्ट यूनिट का आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या क्या अपने को पढ़ना है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो उसका हम 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अपने जो कमेंट है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि देखो, बचपन में क्या क्या अपन इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चे और बचपन इस यूनिट का नाम है, फर्स्ट यूनिट का, और इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो स्टेप बाय स्टेप अपन लेके चलेंगे। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मेन मोटिव क्या है। तो देखो दोस्तों, इसमें फर्स्ट यूनिट में स्वयं के बचपन के जो अनुभव है वो इसमें इकाई में पार्टिसिपेट कर रखा है, अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। तो स्मरण है, उसका विश्लेषण है, बच्चों की छवि पर जो विश्लेषण है, आगे बच्चों की छवि पर जो विमर्श इसमें दे रखा है। बाल साहित्य के संदर्भ में बच्चों के साथ काम करने वाले चिंतकों के विचारों से परिचय, और इसमें कुछ शिक्षाविदों का नाम जैसे गिज्जू भाई, उनके बारे में अपन ब्रीफली वो उनका अध्ययन करेंगे। उसके बारे में एक 100% क्वेश्चन आता है। ये गिज्जू भाई और एस नील है, इनमें से एक क्वेश्चन उनका व्यक्तित्व पूछ सकते हैं, या उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए, उदाहरण सहित कुछ भी पूछ सकता है। तो इन दो का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बचपन के अंदर मतलब बालकों की जो एक्टिविटीज़ है, बालक क्या पसंद करते हैं, उनके साथ कैसे अपने को बिहेव करना चाहिए, और बालकों की छवि पर किसका प्रभाव पड़ता है। मतलब उनकी छोटी से छोटी जो बालकों की वो दिनचर्या मान सकते हो आप, उनकी हैबिचुअल है, वो शिक्षकों के साथ कैसे, समाज के साथ कैसी होनी चाहिए। टोटल हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि जो विकलांग बालक है, अभावग्रस्त बालक है, जिनमें भगवान की देन से या कुछ विपरीत परिस्थितियां जिनमें पाई जाती है, उनके साथ अपने को कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको मोटिवेट कैसे करना चाहिए, संयुक्त परिवार में उनको कैसे दर्जा देना चाहिए, पढ़ाई से उनका रिश्ता कैसा अपन जोड़ें। और हम जानते हैं कि हर बालक की अलग अलग प्रकृति होती है, बहुत प्रकार के बालक होते हैं। कुछ बालक आज्ञाकारी होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ जैसे भोले भाले होते हैं, कुछ चंचल होते हैं, और कुछ नटखट होते हैं, कुछ गुमसुम होते हैं, कुछ बातूनी होते हैं, कुछ मिलनसार होते हैं, कुछ क्रोधी होते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं, और कोई बालक अपन देखते हैं जिद्दी होते हैं, कोई गंभीर होता है, कुछ भी बोल देते हैं वो गंभीर होता है। और किसी भी बालक को अपन राह धमका के कुछ भी, जैसे उनको बोल देते हैं कि आपको ये करना है, उस मेंढक को पकड़ना है, ये करना है, तो वो बालक बचपन से साहसी होते हैं। कुछ बालक डरपोक होते हैं। तो हर बालक का अलग अलग मूड होता है। कोई मनमर्जी होता है, मनमौजी जिसको बोलते हैं, कोई नकलची होता है, कोई मोटी होता है। मतलब बालकों के जो अलग अलग प्रकृति है, उनका जो नेचर है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। गिज्जू भाई ने इनका अध्ययन कैसे किया था, जॉन हॉल्ट ने कौन से सिद्धांत दिए थे, एस नील के द्वारा जो समर हिल स्कूल था, जो विद्यालय स्थापित किया गया था, उसमें किस प्रकार की अच्छाइयाँ थी, किन को इन्होंने वेटेज दिया था, तमाम चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों की प्रकृति है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कुछ जैसे बच्चों को शुरू से संस्कार है, समाज से मिलता है। समाज, परिवार, माता पिता, उसके बाद में शिक्षक होते हैं, तो उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए, उनको अब स्वतंत्रता देनी चाहिए। गिज्जू भाई ने भी अलग अलग सिद्धांत दिए थे कि बच्चों को कैसे, अभावग्रस्त बच्चों को कैसे अपन मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक में बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पुट अप होता है कि अपंग बच्चे को किस प्रकार सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि विषम परिस्थितियों में जो बालक पैदा होता है, उसके बारे में अपने को क्या है कि इससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। कई बच्चे जैसे खेलते हैं, तो जो विकलांग होता है या किसी बालक को कम सुनता है या कोई अंधा होता है, तो उसके बारे में भेदभाव करते हैं, उनको दर्जा नहीं दिया जाता है। खेल कूद में भी उनको अलग से
मतलब बहिष्कार किया जाता है उनका, तो उन चीज़ों को उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए कि आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उनका मनोबल है वो हमेशा अपने को बढ़ाना चाहिए। अपंग बच्चे जो हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि अपंग बच्चों के प्रति अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और विकलांग बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़े ऐसी अपने को कुछ करना नहीं है, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण करना है। जैसे दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं मान सकता हूँ कि ये जो सुधा चंद्रन एक महिला है, इसका बहुत उसकी जो जीवनी है उस पर आप फोकस करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मोटिवेशन भी बहुत कुछ मिलेगा। जिस सुधा चंदन है वो शुरू से विकलांग नहीं थी, 16 साल की उम्र थी उनकी तो एक बस एक्सीडेंट हो जाता है उनका। मुंबई में इनका जन्म हुआ था और स्कूली शिक्षा भी उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थी, इतना लोअर भी नहीं था। लेकिन उनका जो डांस करने का भरतनाट्यम में उनकी शुरू से जिज्ञासु थी, लेकिन उनका एक पैर एक्सीडेंट में वो क्या हुआ कि आगे से आगे इन्फेक्शन होता गया, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इनका एक पैर काटना पड़ेगा। तो इन्होंने देखो, आप देख सकते हो बहुत सारे अपने टीवी सीरियल है, इनमें भी सुधा चंद्रन का रोल है, कई इनको अवार्ड मिल चुके हैं। ये इंडियन एक्ट्रेस में शामिल है और कई बार इन्होंने जज किया है, मतलब एज ए जज के तौर पर कई इंडियन आइडल वगैरह में इन्होंने जज का काम भी किया। फिर और अपनी मतलब वो टैलेंट है ना, वो टैलेंट उनमें 16 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ था, उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया था मुंबई की एक स्कूल में। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी, विकलांग होते हुए कृत्रिम पैर के सहायता से उन्होंने बहुत अच्छा भरतनाट्यम में अपना परफॉर्मेंस दिया था, अपने टैलेंट को उजागर किया था। तो ये सुधा चंद्रन आप देख सकते हो और इन पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। 21 सितंबर 1964 को इनका जन्म हुआ था। मयूरी बहुत अच्छी फिल्म है इनकी, तेलुगु में इनका एडिशन है और कई मतलब इन पे मूवीज बनी है। इनका हिंदी में भी अनुवाद है और डब करके कई फिल्म बनाई गई है। नाचे मयूरी इनकी दो बहुत ही फेमस फिल्म है। मतलब अपन उन बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। अजय ये तो बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है सुधा चंद्रन का। एक अपंग होते हुए भी उन्होंने इतनी पूरे देश में नाम रोशन किया है। या मालावाल वीकली, तूने मेरा दिल दे दिया, हम आपके दिल में रहते हैं, रघुवीर मिलन, बहुत सारी फिल्मों और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। टीवी सीरियल में भी सास वो बहू थी, वो कौन कौन सी वो सीरियल है वो आप देख सकते हो, इसमें सुधा चंद्रन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक बालक की जो छवि है ना, वो बालक का टैलेंट है, वो बालक को अपने को शिक्षक होने के नाते या समाज का एक गाइडर होने के नाते उस बालक को फ्रीली उसमें टैलेंट देखना है कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। ये नहीं कि हम अपनी परिस्थितियों के मुताबिक उनको डालें कि तेरे को ये बाउंडेशन में डाल दें, उनको ये करना है वो करना नहीं। बालक को फ्रीली एजुकेशन दो आप। ठीक है, तो गिज्जू भाई ने ये बताया था। सबसे पहले मैं गिज्जू भाई की चर्चा करता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था और क्या क्या इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। तो देखो भाई, गिज्जू भाई इनका पूरा नाम गिरजा शंकर और उनके पिता का नाम भी इनके साथ ऐड था, तो गिरजा शंकर भगवान जी बदेगा था और माता का नाम काशीबा था। जन्म इनका 15 नवंबर 1885 गुजरात के एक सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था और भावनगर यहाँ का जिला था। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक्स का एडिशन किया था, टोटल बात करता हूँ तो दोस्तों इन्होंने 300 किताबें लिखी थी। ठीक है, उनमें कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तमाम चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गिज्जू भाई ने किस सिद्धांत या किस पद्धति को महत्वपूर्ण, मतलब उनसे वो मोटिवेट हुआ था, तो वो मोंटेसरी जो पद्धति थी ना, वो भी बताएंगे अपन की मोंटेसरी पद्धति में क्या सिस्टम था, किससे वो प्रभावित हुए थे। देखो 4 चीज़ होता है कोई भी बालक के लिए या फिर शुरुआती एजुकेशन के लिए। मैं बता सकता हूँ आपको कि 4 चीज़ें मेन होती हैं। वो क्या क्या होती है कि सुनना होता है, बोलना होता है और लिखना होता है और पढ़ना होता है। इनका जो क्रम है दोस्तों वो किस प्रकार से डिसाइड किया गया था, या मोंटेसरी ने किसको वेटेज दिया था, एस एन नील ने किसको वेटेज दिया था और गिज्जू भाई ने किसको वेटेज दिया था, तमाम चीज़ों का हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे।
कि गिज्जू भाई है कौन सी पद्धति से ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इन्होंने किस को सहमति ज़्यादा दी थी, तो हम चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो मोंटेसरी पद्धति है, ये एक इटली की दोस्तों चिकित्सक थी, साथ में शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद थी, बहुत अच्छी शिक्षाविद थी। मोंटेसरी पद्धति इन्होंने क्या किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको दिया था कि बच्चे फ्रीली एजुकेशन करें, उनको उनके तरीके से पढ़ाई की जाए। ये नहीं कि रट्टा पद्धति में विश्वास किया जाए, वो नहीं, वो रेखा चित्र है, एक बच्चों को खिलौनों के द्वारा समझाया जाए, छाया चित्र के द्वारा समझाया जाए, दीवारों पे भित्ति चित्रों के द्वारा समझाया जाए। तमाम चीज़ों का जो डिस्कस किया था ना, वो मोंटेसरी पद्धति में था। तो यहाँ से प्रभावित हुए थे गिज्जू भाई। मोंटेसरी की जो बहुत अच्छी चीज़ें थी उनसे उन्होंने ये बहुत कुछ डेवलप किया था अपने यहाँ पे। तो गिज्जू भाई को क्या क्या अपन उपनाम दे सकते हैं, तमाम चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो मोंटेसरी पद्धति देखो 20वीं शताब्दी में आई थी। 2 से 6 वर्ष के जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती थी ना, वो मोंटेसरी पद्धति के तहत। कि पहले ये इटली से थी, वहाँ क्या था कि हर घर में पहले पढ़ाई होती थी वैसे, ठीक है। जो मतलब कई माता पिता है वो तो जैसे काम पे जाते थे, उनके बच्चे एजुकेशन के अभाव में वो घर पे रहते थे, ठीक है। वो माता पिता को थोड़ा बहुत होमवर्क डालते, बच्चे कर लेते और शाम को आते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते थे, क्योंकि सब वो काम पे जाते थे, बच्चों को घर पे छोड़ के जाते थे। तो इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इन बच्चों को अलग अलग जैसे सेक्टर वाइज इनको बिठा के अपने छोटे छोटे स्कूल्स वगैरह ऐसे करके डेवलप करके बच्चों का विकास किया जाए। तो उनके मन में ये आई कि बच्चों को कैसे अपन फ्रीली एजुकेशन दे सकते हैं जो बच्चों के दिमाग में तुरंत मतलब स्ट्राइक कर जाए, और बच्चों को ज़्यादा डिप्रेस में नहीं जाना पड़े, वो खुद स्कूल के लिए प्रेरित हों। इस प्रकार से उन्होंने देखो 3 सिद्धांत दिए थे कि शिक्षा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा। मतलब पहले तो जो एजुकेशन का टाइप है कि पहले वो लिखना चाहिए बच्चों को या सीखना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, वो मोंटेस्क्यू ने वो डिसाइड किया था। उसके बाद उसने कहा कि शिक्षा है वो कर्मेंद्रियों द्वारा। कर्मेंद्रियों का मतलब दोस्तों कि जैसे बच्चा है वो खुद अपना खुद का जो पर्सनल वर्क है वो करे, जैसे नहाना है, हाथ धोना है, ठीक है, वो स्कूल के लिए तैयार होना है। मतलब जो बच्चों का सेल्फ जो वर्क होता है ना, वो अपना काम खुद के लिए वो उनको मोटिवेट करें कि आपको इतनी बजे उठना है, ये उनकी जो हैबिट है, दिनचर्या है, वो अच्छे से डेवलप करना बच्चों के अंदर, वो उनका कर्मेंद्रिय के थ्रू आता था। और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कि बच्चे को आगे अपन किस हिसाब से उनको एजुकेशन दे सकते हैं, क्या उनको सीखना है, एक कविता के माध्यम से सीखना है, एक गायन के रूप में उनको सिखाया जाए, किस ज्ञानेंद्रिय मतलब नाक कान आँख सब का इस्तेमाल किया जाए, वो ज्ञानेंद्रियाँ होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे बात करता हूँ कि अलग अलग उपकरणों के द्वारा उन्होंने अंकगणित है, जैसे ये काउंटिंग है 1 2 3, उनको ऐसे मिस मैच में करके फिर उनको एडजस्ट करवाना होता है। और रेखा गणित के द्वारा, अलग अलग भित्ति चित्रों के द्वारा, मतलब दोस्तों उनको जितने भी अल्फ़ाबेटिक है जो भी है वो एक एजुकेशन एक खेल के माध्यम से दिए जाने, वो उनका मेन मोटिव था। तो इस पद्धति से प्रभावित हुए थे गिज्जू भाई। अब देखो दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये है कि इनका जो मेन मोटिव था कि पहले सुनना, सब पल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। लेकिन मोंटेसरी ने क्या था दोस्तों कि पहले लिखने को ज़्यादा जोर दिया था कि बच्चा पहले लिखने की जो कला होती है ना, वो सबसे पहले सीखता है। तो मोंटेसरी ने इसको माना कि लिखना है वो मैं फर्स्ट वेटेज देता हूँ कि बच्चों को जब लिखना आएगा तो उसके बाद में पढ़ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। जबकि दोस्तों अपने गिज्जू भाई वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे, क्योंकि उस टाइम के साइंटिस्ट थे एक तो फ्रोबेल और माइकल वेस्ट। इन्होंने दोस्तों क्या कहा था कि गिज्जू भाई इनसे प्रभावित था। इन्होंने कहा था कि पहले पढ़ना ना वो ज़रूरी है, बच्चा पढ़ने की कला को यदि सीख जाएगा ना तो उसके बाद में वो लिखने में भी बेस्ट हो जाएगा। लेकिन बस ये एक यहीं से इन वे थोड़ा प्रभावित नहीं थे गिज्जू भाई। बाकी मोंटेसरी की जितनी भी पद्धति थी, उनकी कला थी, टोटल को उन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया था कि बच्चों को कैसे रेखा गणित से अंकगणित से पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ से वो सहमति थी, तो स्पेशल आपको ध्यान देना है कि गिज्जू मतलब सीखूँ, गिज्जू सीखू की ध्वनि सीखूँ, तो मतलब पहले सीखना है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना
सीखना है। तो गिजू भाई पढ़ना को पहले बेटे देते थे कि पहले पढ़ना है, बच्चे को पढ़ाई सिखानी है, सिखाना है, जो भी कुछ सिखाना है। गिजू मतलब सीखूं और फिर लिखूं, ठीक है। तो ये इतना सा उनमें डिफरेंस था। और फिर दोस्तों आगे चलते हैं कि उन्होंने एजुकेशन में आगे क्या क्या और डेवलपमेंट किया था मॉन्टेसरी के अनुसार। अब मैं गिज्जू भाई को लेके चलता हूँ कि इनका क्या क्या योगदान था, कब इनका जन्म हुआ था, पूरा नाम क्या था। मैंने आपको बताया था गिरिजा शंकर भगवान जी बदेका था, भगवान जी इनके पिता का नाम था। और दोस्तों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये तो आपको याद ही रखना है, कई बार अति लघुतरात्मक या छोटे जो क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी पूछ लिया जाता है कि मोछाई माँ, मोछों वाली माँ, बच्चे उनको प्यार से इनकी मूंछों के कारण मोछाई माँ कहते थे, ठीक है। ये गांधी जी के समकालीन थे दोस्तों, गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। इनके मतलब घर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में कि कुछ चंद पैसों के लिए वो गांधी के साथ अफ्रीका गए थे। और एज ए तौर वकील के तौर पे भी उन्होंने फिर काम किया था। फिर उन्होंने वकील की कैटेगरी को ना चूज करके शिक्षा में अपना इम्पोर्टेंस दिया। तो उनका जन्म है वो चित्तल सौराष्ट्र, ये दोस्तों गुजरात के अंदर है। और इनका ज़िला पूछे तो भावनगर ज़िला है और गांव है चित्तल, ठीक है। और मृत्यु 23 जून 1939 को। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे आनंदी को, चाला खरगोश, गुड़िया और बंदरियाँ, और भी बहुत। दिवा सपन इनकी बहुत बेस्ट बुक है, दिवा सपन, आगे हम डिस्कस करेंगे। इनकी जो भाषा थी वो गुजराती भाषा थी दोस्तों। ये गिजू भाई वो देखा है, अपन डिस्कस कर सकते हैं कि मूछाई माँ, मूछों वाली माँ, ये इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और 23 जून 1939 में इनकी डेथ हुई थी, गिज्जू भाई बदेका। अब देखो दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं कि 15 नवंबर 1885 को चित्तल गांव, वापस वही चीज़ है कि सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। पिताजी भगवान जी थे, माता काशीबा थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी विद्यालय में हुई थी। कानूनी शिक्षा मुंबई, वकालत मुंबई हाई कोर्ट में हुई थी। और राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित वकालत इन्होंने छोड़ दी थी फिर। और इन्होंने बस वही है कि एक्चुअली जो शिक्षा का जनक मान सकते हैं उस टाइम बच्चों के लिए, तो इन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय वर्क था इनका, ठीक है। तो इनके लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले उस टाइम जैसे ये अपने स्कूल वगैरह होते तो बाल मंदिर बोला जाता था उनको, बाल मंदिर भवन। इन्होंने सबसे पहले जो बच्चों के लिए व्यवहारिक शिक्षा के लिए, जीवन की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक सबसे पहले जो भवन बनवाया था वो था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था बनाई थी इन्होंने, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन। और इन्होंने क्या मोंटेसरी की पद्धति है वो एक्चुअली 3 से 6 साल मान सकते हो, या आप 2.5 से 6 साल तक के जो बच्चों को एजुकेशन के लिए मोंटेसरी पद्धति में जो इस्तेमाल किया गया था सिस्टम, वो का वो इन्होंने लागू किया था कि 2.5 से 6 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो गिजू भाई और मोंटेसरी पद्धति दोनों में अग्रीम है। तो मोंटेसरी पद्धति का इन्होंने विशेष प्रभाव था। इनकी रचनाओं में मैं दोस्तों बात करता हूँ तो दिवा सपन सबसे इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। ऊँट के पैर, काली गोरे, आनंदी कौवा, बिल्ली के गले में घंटियाँ, भूत का भाई, चालाक खरगोश। और दोस्तों की एक इंटरेस्टिंग है वो बदरिया बदरिया करके कुछ है कि एक वो गिन्नू का और गिन्नू की वो दो होती हैं, तो उन्होंने अकाल पड़ जाता है तो वो राशन पानी की व्यवस्था से संबंधित है कि वो अपने भाई के लिए क्या क्या सहायता करती है उस टाइम में विषम परिस्थितियों में। तो उसको लेके बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वहाँ गूगल करके देख सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ कि गिज्जू भाई बदेका ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया था। इन्होंने मेन इंपॉर्टेंस किसको दी थी, तो मुछाई माँ या मुछों वाली माँ इसको कहा गया था। शिक्षा के दर्शन में उन्होंने अनुशासन को मेन इम्पोर्टेंस दिया था कि बच्चों को अनुशासन कैसे दिया जाए। और वो हमेशा विरोधी थे कि बच्चों को कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए, कठोर दंड के वो घोर विरोधी थे। बच्चों
को कैसे बच्चों का विकास कैसे मतलब इजीली विकास उनका कैसे हो, फ्री माइंड से उनका विकास करना, उनको अनुशासन पे मतलब इतना अच्छे से मोटिवेट करना है। जैसे प्रेयर है और कुछ अच्छे गायन है, कविता है, प्रेरक प्रसंग हैं, उनके माध्यम से बच्चों को खुद इमोशनली वो खुद प्रेरित हों, आगे आके एक कहानी के माध्यम से या कोई गायन के माध्यम से खुद आके वो अपने हेजिटेशन को दूर करने के लिए इन्होंने ये कहा था कि बच्चों को कठोर दंड नहीं दिया जाना है, उनको प्यार से, बच्चों को प्यार से ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो गिज्जू भाई ने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कठोर दंड के वो घोर विरोधी थे। आगे उनकी नीति क्या थी अपन डिस्कस करेंगे। शिक्षक और छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे लघुतरात्मक या जो बड़े क्वेश्चन आते हैं उन्हें पूछ लिया जाता है कि गिज्जू भाई को बाल मंदिर की प्रेरणा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, गिज्जू भाई के बाल मंदिर में शिक्षक में क्या विशेषता थी। और दोस्तों मैं बात करता हूँ कि गिज्जू भाई बच्चों के माता पिता के सवालों का जवाब किस तरह देते थे। गिज्जू भाई का जीवन परिचय, कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिएगा। और फिर मैं बात करता हूँ कि गिज्जू भाई के बारे में कि उदाहरण सहित वो बताइए कि वो जो अपंग बच्चे थे और थे उनमें वो क्या विशेष को क्या भेदभाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम को यदि उदाहरण सहित पूछे तब आपको अपन पॉइंट टू पॉइंट ऐसे पूरा विस्तृत अध्ययन बताना उनको कि शैक्षणिक पुस्तकों के प्रणेता गिज्जू भाई ने विभिन्न विषयों के शिक्षण के बारे में क्या सुझाव दिए। तो वो सुझाव वगैरह पूछे ना, तब अपने को ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और ये पॉइंट टू पॉइंट जैसे शिक्षक छात्र संबंध ये हेडिंग दी और उसके बारे में फिर आगे अपने को समझाना है कि शिक्षक एक पुजारी है और बच्चा उसका देवता है। तो उन्होंने सबसे जो सरस्वती माँ का वरदान मतलब बच्चों को देवता के रूप में माना है कि शिक्षक तो उसका पुजारी है, बच्चे एक्चुअल देवता है। तो उनके लिए एक सूत्र दिया था, बाल देवो भव, प्रेम, स्नेह, त्याग और सेवा भाव। ये तीनों के तीनों बच्चों के अंदर मतलब कूट कूट के भरा होता है। बस वो एक शिक्षक को चाहिए कि वो उसको प्रेरित करके उनको बाहर लाएं। एक बच्चे के अंदर प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, त्याग की भावना होती है, सेवा भाव की भावना होती है। शिक्षक एक पुजारी होता है, वो अपनी पूजा से उसको रिझा सकता है। वो एक देवता होता है, वो सब कुछ त्याग कर सकता है। तो दोस्तों बहुत अच्छे विचार थे गिज्जू भाई के। और ये एक्चुअली क्या है, एक केंद्र बिंदु था बाल देवो भव, मतलब बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए, उसको अच्छे से अच्छा प्यार और स्नेह के साथ एजुकेशन कैसे दी जाए ताकि बच्चे का विकास शीघ्र हो। तो शिक्षा दर्शन के लिए उन्होंने जो शिक्षण विधि दी थी वो थी कि खेल विधि, कि बच्चों को खेल के माध्यम से इजीली मतलब ऐसे कौन सा तरीका है जो बच्चों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक की जाएगी। जैसे कविता है, गायन है, वो खेल खेल के माध्यम से, जैसे 1 से 100 तक काउंटिंग है, वो अच्छे ऐसे मतलब कविता के तौर पर ऐसे राग लेके वो बच्चों को सिखाते हैं ना, उस हिसाब से मतलब खेल विधि के द्वारा बच्चों को अलग अलग ऐसे पोइम वगैरह वो पहले सिखानी चाहिए। मतलब वो ये बच्चा यदि सीख जाएगा ना तो फिर वो लिखने में भी माहिर हो जाएगा। तो बच्चों को अपन इजीली कैसे वो खेल विधि से कैसे उसको वो चीज़ें स्ट्राइक करता है वो चीज़ बताई कि क्रिया करके सिखाना है बच्चों को। अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो खेल के माध्यम से या कोई नाटक के माध्यम से कैसे प्रेरित करना है वो। तो कहानी विधि, नाटक, गीत गायन या आकृतियों के बारे में, जैसे दीवार पे कोई पेंटिंग है, जैसे मयूर वगैरह की ये पेंटिंग बना दी जाती है, फिर उनको पूछा जाता है कि ये किस चीज़ की एक्टिंग, किस चीज़ की पेंटिंग है। तो टोटल तमाम चीज़ें मतलब भित्ति चित्रों के माध्यम से उनको, या काउंटिंग वो मिसमैच हो जाती है, अल्फ़ाबेटिकली है उनको समझाया जाए, या फिर गायन के माध्यम से जैसे अलग अलग आवाज़ उनको सुनाई जाए, जैसे गाय कैसे बोलती है, फिर उनको पहचानना होता है कि ये किसकी आवाज़ थी। मतलब बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़, भांति भांति की एक्टिविटीज़, जैसे कुछ टास्क दे दिया जाता था कि कौवा, वो फिर इस पर उसकी आवाज़ बताओ, कौवा कैसे बोलता है, गाय कैसे बोलती है। अलग अलग भांति भांति के टास्क दिए जाते थे बच्चों को, इंटरेस्टिंग। वो खुद बच्चा अगले दिन अपने मतलब डेली हैबिट में आके जल्दी वो तैयार होके नहा धो के बिल्कुल स्कूल में पहुँचे और वो खुद मोटिवेट होके प्रेरक प्रसंग के लिए आगे आए। तमाम चीज़ें गिज्जू भाई ने खेल माध्यम से, खेल विधि से, क्रिया विधि से बच्चों को देने का प्राथमिकता दी है।
फिर पाठ्यक्रम के बारे में बात करता हूँ कि भाषा ज्ञान, बच्चों को जिस क्षेत्र में है वो किस भाषा का उसको नॉलेज चाहिए। गुजराती का बच्चा है तो गुजराती को ज़्यादा कैचअप करेगा, क्योंकि वहाँ शिक्षा का माहौल उनको वैसा मिलता है। कोई तेलुगु का बंदा है तो परिवार से भी तेलुगु सीखेगा तो वो जल्दी पुटअप करेगा वहाँ पे। तो भाषा का ज्ञान है वो क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान उसको जल्दी होगा, उस हिसाब से उसको अंकों का ज्ञान होगा। पहचान और प्राथमिक स्तरीय जो संगीत है वो समाज के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, जैसे राष्ट्रगान वगैरह, वहाँ की कुछ बेस्ट जैसे अलग अलग शेखावाटी के जो अपने राजस्थानी सॉन्ग्स हैं उनके लिए उनको जैसे प्रेरित करना। हर क्षेत्र के जो मतलब जिस हिसाब से स्तरीय संगीत है उनके बारे में मोटिवेट करना। फूलों के चित्र हैं उनको रंग भरने का टास्क है, आकृतियाँ बनाना है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, महापुरुषों की जीवनी, सबसे बेस्ट है महापुरुषों की जीवनी। वो बच्चों को समाज से उनकी दादी नानी वगैरह जो भी है वो उनको प्रेरक कहानियाँ, जो जोशीली कहानियाँ हो, मोटिवेशनल कहानियाँ हो, वो उनको सुनाई जाए। इस प्रकार में गिज्जू भाई इनको ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। तो अपन डिटेल से इनका जो भी क्वेश्चन आता है उसमें बता सकते हैं कि भाषा ज्ञान किस प्रकार से, अंकों का ज्ञान कैसे देना है, फूलों के मेन मतलब दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हेडिंग है ना, ये आपको ध्यान रखनी है कि गिज्जू भाई ने किसको प्राथमिकता ज़्यादा दी थी। मोंटेसरी पद्धति क्या थी, उसमें किसको वेटेज दिया गया था, बच्चों के लिए कठोर शिक्षा दी जानी चाहिए थी या उसको प्यार से या क्रियाविधि से टीचिंग मेथड वो मेथोडोलॉजी है उसके बारे में वो अपने को थोड़ा भारी तौर पे नॉलेज होना चाहिए कि गिज्जू भाई की क्या पद्धति थी, ऐसे मेल की क्या पद्धति थी। ये आगे जो हॉल्ट वगैरह की जो भी है मतलब वो तमाम अपन अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस किस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। वो चीज़ तो सबसे पहले वो अपने को ध्यान होना चाहिए कि जॉन हॉल्ट ने किसको दिया था, एएस नील ने जो समर विद्यालय उसका था उसमें क्या इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो इन चीज़ों का डिस्कस करना अपने को। और बालकों का समुचित विकास, सबसे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षा का अर्थ उन्होंने बाल केंद्रित कहा था कि बच्चे जब केंद्रित होंगे एक जगह, ये जो बाल भवन है, बाल मंदिर है, इनके अंदर बाल केंद्रित मतलब बच्चे जब एक केंद्र के रूप में होंगे तो उनको उनका समुचित विकास के लिए अपन उनकी मानसिकता के लिए, सृजनात्मक विकास के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, उनके नैतिक मूल्यों के विकास के लिए क्या करना चाहिए, उनको एक कुशल नागरिक बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांत अपनाने चाहिए कि बच्चों का विकास हो, समग्र हो। बच्चे हैं वो स्कूल आने से कतराएं नहीं, जबकि वो खुद अपनी सविवेक से, ठीक है, उस विवेक से आगे आए। रोज़ उनको अलग अलग खेल विधि से, क्रिया विधि से, कहानी से, नाटक से उनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों ये बात करता हूँ कि इनकी जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी उनमें सबसे पहले थी दिवा सपन, नानी के घर जाने दे, भूत का भाई, नए और पूछ कथा भाग, और कहानी ये गौरैया है, बूदियों के तीज बच्चे, मेंढक की शादी, बिल्ली के गले में हांडिया, ऊँट के पैर सड़े, मूर्ख ब्राह्मण। ये इनकी मेन जो बुक्स थी वो थी। टोटल दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इन्होंने 300 बुक्स, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनको 300 बुक्स थी ना, वो लगभग बुक्स के बारे में पूछता है तो 300 बुक्स थी। 17 इनकी जो वो लेखनी थी जीवन चरित्र के बारे में, तो वो टोटल वो थी। और इनके बारे में बता सकते हैं कि रिगार्डेड एज ए चाइल्ड एज ए गॉड, मतलब वो वही बात है कि जो बच्चे हैं उनको देवता के समान मानते थे। फ्रीडम एंड लव टू चाइल्ड, कि बच्चों को प्यार से और फ्रीली शिक्षा दो तो वो बच्चे पे स्ट्राइक ज़्यादा करेगी। एक्टिवेट पार्टिसिपेटेड इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, मतलब हर क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, अंताक्षरी हो या कोई भाषण के माध्यम से हो, तो बच्चों को वो हर एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ में उनको एक्सपर्ट किया जाए। तो और टीचर के बारे में उन्होंने वो जो सिद्धांत दिए थे वो क्या थी, एक्ट एज गाइड एंड एडवाइज़र, वो सलाह देनी चाहिए उनको और एक गाइडर के तौर पे होना चाहिए। हर बच्चों का एक बेस्ट टीचर एक नहीं दोस्तों में, तो गिज्जू भाई तो ये बोलते थे कि हर टीचर को बच्चे बेस्ट माने, वो बच्चे किसी भी टीचर में भेदभाव नहीं करें, बच्चे भी किसी टीचर में भेदभाव नहीं करें, सबको एक समान। यदि विशेषता स्पेशल कैटेगरीज में जो है मतलब विकलांग बच्चे हैं, मूकबधिर हैं, जो भी हैं, तो उनको भी भेदभाव फील ना हो, उनको भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से, कोई लिसनिंग में ज़्यादा है तो कोई लर्निंग, कोई एक्टिविटीज़ बोलने में है, कुछ अलग एक्सपर्ट है, तो उस हिसाब से उनको
मोटिवेट करके उनके टैलेंट को बाहर लाना है। मस्ट अंडरस्टैंड दैट शी इज़ नॉट सेंटर ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन प्रोग्राम, अंडरस्टैंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बात है दोस्तों कि जो बच्चों का मानसिक विकास है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना, उसको डिमोटिवेट नहीं करना बच्चों कि आप विकलांग हो, आप कुछ नहीं कर सकते, मूक बधिर हो, आप ये कुछ आगे आपका इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, ऐसे वैसे। तो उनको एक मोटिवेशनल स्टोरीज जो सुधा चंद्रन वाली है उस हिसाब से मोटिवेशनल उनको स्टोरीज हैं, उनके वीडियोज़ हैं, वो क्लिप है, वो दिखाई जाए उनको मोटिवेशनल कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है। तो वो उनको आगे एक उनको वो इमेज, एक काल्पनिक उनकी लाइफ दिखानी चाहिए उनको बच्चों को, ठीक है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है 2.5 से 6 साल के जो मतलब वो 6 साल के बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा थी वो फर्स्ट टाइम इन इंडिया में गिज्जू भाई के सहयोग से ही सब कुछ हुआ था। और दोस्तों फिर आगे बात है कि बच्चों के लिए उन्होंने वो लॉयर से एजुकेटर में आए थे कि पहले वो लॉयर थे, फिर उन्होंने एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। तो उन्होंने वो उनके मन में वो क्या क्या जो स्ट्राइक कर रहा था बच्चों के प्रति वो था कि चाइल्ड्स फियर फ्रॉम स्कूल, कि बच्चे हैं वो स्कूल से डरे नहीं, सविवेक से, मतलब सुबह जल्दी उठकर खुद अपने आप तैयार होकर वो स्कूल के प्रति इच्छा से, किसी के दबाव में नहीं, अभिभावकों के दबाव में नहीं, अपनी इच्छा से स्कूल के प्रति डरे नहीं। और चाइल्ड्स फियर फ्रॉम टीचर, कि बच्चे हैं वो अध्यापक से भी नहीं डरे, अध्यापक उनके साथ दोस्त के जैसे बिहेव करें और उनको लाड़ प्यार से जो कुछ सिखाए वो मारपीट से नहीं सिखाएं। और पनिशमेंट गिवन टू चाइल्ड, ये इसमें जो पनिशमेंट के बारे में बताया था गिज्जू भाई ने कि कठोर दंड नहीं दिया जाना है बच्चों को, खेल विधि से। मेन इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है गिज्जू भाई की जो लर्निंग में था क्योंकि बच्चों को पनिशमेंट से नहीं है और बच्चों को फियर फ्रॉम टीचर से दूर रखना है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग उनका क्या था कि पहले पढ़ना सीखेगा बच्चा, उसके बाद में लिखना सीखेगा। मोंटेसरी से ये डिफरेंट था। बच्चों का एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, रट्टा पत्ती नहीं होना चाहिए, बच्चों को ग्रामर वगैरह का नॉलेज दिया जाना चाहिए। बच्चों को पहेलियाँ, चुटकुले, कहानी, परी कथाएँ, महापुरुषों की जीवन कथाएँ, पशु पक्षियों की चित्रमय कहानियाँ, भूत प्रेतों की कहानियाँ जैसे बेताल वगैरह की, और अभिनय प्रधान वाले जो गीत होते हैं ना, जैसे बढ़े चलो हम सब एक साथ हैं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, उनको जीवन प्रेरक प्रसंग सुनाए जाए, महापुरुषों के बचपन के बारे में बताए जाए, देशभक्ति की जो कहानियाँ हैं, देश के लिए जीवन उत्सर्ग जो करने वाले वीर थे उनकी कहानियाँ उनको बताई जाए। जैसे धार्मिक प्रेरणास्पद कहानियाँ हैं वो उनको बताया जाए, जैसे राम कृष्ण महावीर। जैसे दोस्तों बात कर लेता हूँ बुद्ध पूर्णिमा की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो महात्मा बुद्ध जैसे, ईसा मसीह जैसे, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, इनकी प्रेरणास्पद कहानियाँ शिक्षकों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, अभिभावक दोस्तों के माध्यम से उनको प्रेरणास्पद कहानियों के बारे में अवगत कराया जाए। जोशीली जो बाल कविताएँ हैं उनके बारे में उनको बताया जाए। और दोस्तों जैसे पशु पक्षियों का पता लगाना, मतलब कौन सा कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जोशीली बाल कविताएँ हैं, अपूर्ण कहानी है उनको पूरा करना, ये टोटल तमाम एक्टिविटीज़ है ना वो उनको दिए जाने चाहिए। और जो दादी नानी से जो बाल प्रसंग, जो लोरियाँ होती है, ये कहानियाँ होती है, वो उनको दिए जाना चाहिए। तो बच्चों का समग्र विकास होगा उससे। और गिज्जू भाई माता पिता पे जो सवाल उठाते थे कि प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण से बच्चों के अभिभावकों के साथ शिक्षकों को बिहेव करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि गिज्जू भाई ने जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चों की जो गतिविधियों के बारे में सुझाव दिए थे कि उनको खेल द्वारा शिक्षकों कि खेल द्वारा शिक्षा पर बल देना चाहिए, ठीक है। और करके सीखने पर बल देना चाहिए, करके सीखने पर, कि जैसे किसी ने कुछ किया है तो उनका वो एग्जाम्पल देना चाहिए कि इसने ये कुछ किया है इतनी सी कम उम्र में। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेशनल प्रसंग देना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा जो होती है उसको दबाई नहीं, ठीक है।
उसको प्रस्फुटित होने दें दोस्तों। प्रस्फुटित मतलब बहुत अच्छा वर्ड है, प्रस्फुटित मतलब उसको फूटने दें, बाहर आके फूटने दें, अंदर ही अंदर उसको दबाए नहीं, प्रस्फुटित होने दें बच्चों को, ठीक है। और उसके आधार पर ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी का जैसे टैलेंट बढ़ई में है, सिलाई में है, पेंटिंग में है, डांस में है, और किसी का गायन में है, तो बच्चों को टैलेंट के हिसाब से उस हिसाब से जिसमें उसकी एक्टिविटीज़ है, कई खेल एक्टिविटीज़, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जिसमें है, तो बच्चों को उसमें उधर के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। बच्चों के मानसिक विकास को समझने का उन्होंने आग्रह किया था, और स्वयं बच्चों को स्वयं नया खेल खोजने दें दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बच्चों को स्वयं है वो एक नया खेल है वो खोजने दें। बच्चों में मतलब स्वयं में जब जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे हो जाएंगे ना, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। और गिज्जू भाई ने ये बताया था कि जो बाल मंदिर था ना, उस बाल मंदिर में शिक्षक में क्या विशेषता है जो बच्चों के बारे में शिक्षकों को ये जानना चाहिए कि वह बच्चे, कई बच्चे हैं जैसे वो रोते हैं तो वो क्यों रोते हैं, स्कूल आने से क्यों कतराते हैं। वह कई बातें हैं जो बच्चे वो मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, कई बच्चे ज़िद्दी होते हैं तो क्यों होते हैं, उनके बाल मंदिर में लिए वो बच्चे आने के लिए तत्पर है या नहीं है, उनकी पोशाक, बस्ते, किताबें वो रुचि के मुताबिक है या नहीं है, ठीक है। वो कब क्या और खाना पसंद करते हैं, तो तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा वो नॉलेज है वो शिक्षकों भी होनी चाहिए। और उनमें जो दुर्भावनाएं हैं, दुर्व्यसन है, जो गंदी आते हैं, उनको छुटाने का प्रयास शिक्षकों को और अभिभावकों के माध्यम से इंटरेक्ट द्वारा उनको वो गंदी आदतें छुड़ाई जा सकती है। तो दोस्तों फिर मैं बात करता हूँ गिज्जू भाई को बाल मंदिर की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। गिज्जू भाई को बाल मंदिर की प्रेरणा कहाँ से उपलब्ध हुई थी, तो दोस्तों इसका हमने कर लिया है कि मोंटेसरी पद्धति जो थी उसमें बहुत अच्छे प्रभावित हुए थे गिज्जू भाई। और मैंने दोस्तों आज आपको 10 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए कि गिज्जू भाई का जीवन परिचय और कार्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिएगा। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि 300 किताबों की रचना की थी और लगभग 17 पुस्तकें थी। उनकी जो बाल दर्शन, बाल शिक्षण, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक माता पिता, कहानी, भाषा, चिट्ठी, निबंध लेख, मोंटेसरी पद्धति, आनंदमयी शिक्षण, इनसे बहुत कुछ मतलब एजुकेशनल में एक वो क्या 4 चांद डाल दिए थे गिज्जू भाई की जो पद्धतियाँ थी, जो बुक्स थे, जो रचनाएं थी इनके द्वारा। और फिर मैं बात करता हूँ कि गिज्जू भाई ने शिक्षकों को बच्चों के प्रति मोटिवेशनल के लिए क्या क्या जो सिद्धांत दिए थे वो उनके बारे में यदि क्वेश्चन पुटअप होता है तो दोस्तों बस वीडियो में बस आज के लिए सफिशिएंट है। आगे के वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो नेक्स्ट जो शिक्षाविद थे और जो समर हिल के बारे में जो क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होता है कि ये जो स्कूल थी, समर हिल जो स्कूल थी दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, समर हिल इसके बारे में 100% क्वेश्चन आएगा। वो 2 क्वेश्चन तो वो अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक में से, जबकि एक जो निबंधात्मक क्वेश्चन आता है वो गिज्जू भाई और समर हिल, इन दोनों में से ये फर्स्ट यूनिट में आपको ये दोनों करके जाना है, तो डेफिनेटली दोनों क्वेश्चन ही मिल जाएंगे। जॉन होल्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है जैसे समर हिल और गिज्जू भाई, और जो अपंग बच्चों के प्रति जो उनका भेदभाव है वो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जॉन हॉल्ट इनकी कौन सी रचनाएं थी, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्या इम्पोर्टेंस दिया था। एक था A.S. नील। इन 2 के बारे में आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसमें अपने सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जो दोस्त है वो लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको उचित मटेरियल नहीं है। हालांकि दोस्तों
मटेरियल मैंने भी विकिपीडिया से ज़्यादा वो देखा है, अपने पास भी ज़्यादा बुक सोर्स नहीं है, तो कोशिश करेंगे आगे की वीडियो में बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आपको। और दोस्तों लास्ट की स्लाइड में एक बहुत कुछ है, इसमें महात्मा गांधी द्वारा जो संचालित आंदोलन है ये हटके है कुछ, उसके समकालीन था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मील मजदूर से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेज़ों से देश छुड़ाया। तो चंपारण ये जो समकालीन थे उस टाइम गिज्जू भाई के आंदोलन, तो मैंने आपको यहाँ बताने का कष्ट किया है कि चंपारण है सत्याग्रह 1917 में था, खेड़ा 1917 में था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन था वो इसके जस्ट एक साल बाद में हुआ था, और इसके जस्ट बाद में 1919 में जनरल डायर वाला वो अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और खिलाफत आंदोलन 1920 में हो गया था। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में, फिर नमक छोड़ो और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो गए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो दोस्तों ये मेन चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।